स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग बायोमॉलिक्यूल में माइक्रोमॉलिक्यूल वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें माइक्रोमॉलिक्यूल में प्रोटीन भी था, माइक्रोमॉलिक्यूल में पॉलीसेकेराइड और माइक्रोमॉलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोटीन भी हो गया है, पॉलीसेकेराइड भी हो गया है, न्यूक्लिक एसिड। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और अभी कुछ लिखेंगे नहीं, देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लास्ट लेक्चर पर ही ये डिस्कस हो गया है कि प्रोटीन होमोपॉलीमर है कि हेटेरो। तो कहोगे ये हेटेरोपॉलीमर है। और हेटेरोपॉलीमर का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड की चेन होती है और जो आपस में जुड़े होते हैं किससे? पेप्टाइड बॉन्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड की चेन होती है और ये सब जुड़े होते हैं लिंक्ड बाय। अभी सुन लीजिए फिर लिखिएगा, लेकिन टाइम देंगे। देख लीजिए जरा, अब कैसे जुड़ता है, कैसे पेप्टाइड बनता है, ये समझना है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड है और उसकी ये 4 वैलेंसी, इधर की तरफ NH2 COH R, और मान लेते हैं हमने R1 लिख दिया, ये पहला अमीनो एसिड है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा अमीनो एसिड फिर NH2 और यहाँ R2 लिख दिया, मान लेते दूसरा अमीनो एसिड। तो होता क्या है कि जो पहला अमीनो एसिड है और जो दूसरा अमीनो एसिड है उसके COOH, उसके COOH और नहीं, कलर चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, कोई बात नहीं। उसके COOH और NH2 ग्रुप के बीच रिएक्शन होता है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो देखिए होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल इधर निकल जाएगा। तो अगर वाटर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, वो देखिएगा। तो यहाँ बचेगा CONH। इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का CO बच जाएगा और इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का NH बच जाएगा। बाकी जैसे था वैसे ही रहेगा। इधर NH2 हो जाएगा, इधर H, इधर R1 और इधर कार्बन, इधर COOH, इधर H और इधर R2। अब ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, तो ये जो बॉन्ड बना है यही पेप्टाइड बॉन्ड है। अब आप सोचिए, फिर अगर नया अमीनो एसिड लाओगे तो यहां जोड़ोगे, फिर यहां जोड़ोगे, तो होगा क्या, एक लंबी चेन बन जाएगी। तो जब लंबी चेन बन जाएगी तो ये मान लेते हैं कि पहला अमीनो एसिड है, ये मान लेते हैं दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। चाहे जितनी लंबी आप चेन बना लीजिए, इस अमीनो एसिड का ये NH2 हमेशा क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, और इस अमीनो एसिड का COOH फ्री मिलेगा। तो इस किनारे पर हमको NH2 लगा हुआ मिलेगा
और इस किनारे पर COOH लगा हुआ मिलेगा। ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड, इसे कहते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड, और इसको कहते हैं लास्ट अमीनो एसिड। एक और क्वेश्चन, फर्स्ट अमीनो एसिड जहां लगा होता है उसे कहते हैं लेफ्ट एंड, या इसी को कहते हैं एन टर्मिनल। इसको एन टर्मिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां फ्री क्या है? NH2, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? एन टर्मिनल। अच्छा, यहां फ्री क्या है? COH, इसी नाते इसका नाम क्या हो जाएगा? C टर्मिनल। तो ये क्या है? तो कहोगे राइट एंड है, और इसी का दूसरा नाम C टर्मिनल कहते हैं। तो यहां 3 क्वेश्चन मिल गए, और ये सब क्या है? ये और ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो किसी पर्टिकुलर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो यहाँ ढेर सारे चेन बनी है किसकी? अमीनो एसिड की। ये सब क्या है? ये है अमीनो एसिड। बस अमीनो एसिड आपस में जुड़े किससे हैं? तो कहोगे पेप्टाइड बॉन्ड से। बस ये बनता कैसे, ये आपको समझना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पहले अमीनो एसिड के COOH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से वाटर निकल जाएगा तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन। तो जो बॉन्ड बनेगा वो CONH बनेगा, इसी का नाम हम कहेंगे क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। तो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्मेशन में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो डिहाइड्रेशन की घटना होती है, एक बात। और दूसरा, रिएक्शन किसके किसके बीच है? तो पहले अमीनो एसिड के COOH और नेक्स्ट अमीनो एसिड के NH2 के बीच क्या होती है? रिएक्शन हो जाती है। अब लिख लो जरा, एक लाइन यहां नीचे बढ़ा लीजिए। बनता किसके किसके बीच है? फॉर्म बिटवीन COOH of first amino acid and NH2 of second amino acid। और बनता कैसे है? बाई डिहाइड्रेशन प्रोसेस। अब हम लोगों को जो मेन हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर का एक डायग्राम भी बना है, लेकिन इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में चीजें आ जाएंगी। अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन में ढेर सारे अमीनो एसिड एक लाइन में लगे होंगे, जिसको स्ट्रिंज भी कह सकते हैं, जिसको धागा भी कह सकते हैं, और सारे अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। ये मान लेते एक लंबी सी प्रोटीन है और इसमें मान लेते बहुत सारे अमीनो एसिड है। तो यदि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन जिसमें ढेर सारे अमीनो एसिड हैं और ये रिजिड रॉड के फॉर्म में पाई जाए, और एक एक अमीनो एसिड आप गिन लीजिए और बता दीजिए कौन पहले स्थान पर है, कौन दूसरे पर है, कौन 5वें पर है, कौन 10वें पर है और कौन आखिरी पर है। तो यदि कोई प्रोटीन सीधी सीधी होगी तभी आप किसी अमीनो एसिड की पोजीशन बता पाएंगे। ऐसी कोई भी प्रोटीन जो फोल्डेड ना हो, जो सीधी सीधी रॉड के फॉर्म में हो, जिसमें एक एक अमीनो एसिड की पोजीशन आप बता सको, कौन एन टर्मिनल है, कौन सी टर्मिनल है, तो ये मान लीजिए कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। फिर से सुनते हैं,
किसी प्रोटीन में ढेर सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बांड से जुड़े रहते हैं और एक लंबी चेन ऑफ अमीनो एसिड मिलती है। जब कभी किसी प्रोटीन में स्थिति ये हो कि वो लंबी चेन या रॉड के फॉर्म में पाई जाए, एक एक अमीनो एसिड की पोजीशन आप बता सको, कौन लेफ्ट एंड है, कौन राइट एंड है, कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन 10वां है, कौन आखिरी अमीनो एसिड है, ऐसी किसी भी प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। पहला सवाल। दूसरा, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जिसमें ये रिजिड रॉड के फॉर्म में पाई जाती है, ये बहुत देर नहीं रहती है, जल्दी ही ये जो चेन है ये फोल्ड होना शुरू होती है। तो जैसे ही चेन फोल्ड होने लगेगी तो इस बात पर कि फोल्डिंग कैसी है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर या तो सेकेंडरी हो जाएगा या तो टर्सरी हो जाएगा। क्वाटरनरी एक अलग ही चीज है। आप सेकेंडरी और टर्सरी में अंतर समझिए। तो जब कभी प्रोटीन की चेन हेलिक्स बनाने लगे, जब कभी प्रोटीन की चेन हेलिक्स बनाने लगे या प्लेट बनाने लगे, तो चाहे हेलिक्स बना ले चाहे प्लेट बना ले, उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोटीन की चेन वैसे फोल्ड हो जैसे ऊन हम लोग फोल्ड करते हैं। तो ऊन का गोला कैसे लपेटते, थोड़ा ऐसे ऐसे लपेटते, फिर ऐसे ऐसे लपेटते, फिर ऐसे ऐसे लपेटते, फिर ऐसे ऐसे। तो जैसे ऊन का गोला लपेटते हैं, अगर वैसे फोल्ड कर लिया जाए तो उस फोल्डिंग को कहेंगे 3D फोल्डिंग। और अगर हेलिक्स बनाओगे तो उसको 2D फोल्डिंग कहोगे, या प्लेट बनाओगे तो भी क्या कहेंगे, 2D फोल्डिंग। तो काम की बात यह है कि जब प्रोटीन फोल्ड होगी तो उसकी फोल्डिंग कई प्रकार की होंगी, या तो वो 2D फोल्डिंग बनाएगी या तो वो 3D फोल्डिंग बनाएगी। अगर वो 2D फोल्डिंग बनाएगी तो या तो हेलिक्स बनाएगी या तो प्लेट बनाएगी, और अगर 3D फोल्डिंग बनाएगी तो ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे ऊन का गोला बनाते हैं। अब इधर देखो, देखिए ये है अमीनो एसिड, ये भी है अमीनो एसिड, ये भी है अमीनो एसिड। तो जब तक हम अमीनो एसिड का सीक्वेंस बता सकेंगे तब तक वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये कैसी है, अनफोल्डेड प्रोटीन, ये एक्सटेंडेड रॉड के फॉर्म में पाई जाएगी और यहाँ पर पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड को हम बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये फोल्ड होकर के अल्फा हेलिक्स बना ले या फोल्ड होकर के बीटा प्लेट बना ले, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट किसने बताया था? पहले इस चैप्टर के शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में एक साइंटिस्ट दिए हैं और उसमें सबसे आखिरी लाइन लिखी है, आप देख लीजिए, वो साइंटिस्ट भूलिएगा नहीं। इंट्रोडक्शन में साइंटिस्ट वाले में आपसे आखिरी लाइन, लाइनस पॉलिंग है ना, याद रखिएगा, गड़बड़ ना करिएगा। तो अगर अल्फा हेलिक्स बनाए या बीटा प्लेट बनाए, मतलब फोल्ड हो जाए, तो नाम क्या कहोगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फोल्डेड प्रोटीन होगी लेकिन कौन सा, 2 डायमेंशनल फोल्ड होगा। ये अच्छा सवाल है। देखिए किसी भी प्रोटीन में पेप्टाइड बांड तो जरूर होगा, लेकिन पेप्टाइड बांड के अलावा जब फोल्ड हो गया तो उस फोल्डेड स्टेट में उसको बनाए भी तो रखना है। तो फोल्डेड स्टेट में बनाए रखने के लिए नया बांड बन गया, कौन सा, हाइड्रोजन बांड। तो ये स्पेशल सवाल मिल गया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन से बांड होते हैं। तो कहोगे पेप्टाइड तो होते ही हैं, बस पेप्टाइड के अलावा कौन सा मिल गया, हाइड्रोजन बांड। अल्फा हेलिक्स में एक क्वेश्चन है, कौन सा हेलिक्स होता है, तो आंसर देंगे राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। और कितनी प्रोटीन हेलिकल होती है, तो कहोगे केवल सम पार्ट ऑफ प्रोटीन ही क्या बनाती है, हेलिक्स। तो फिर बाकी पार्ट क्या बना लेगी, तो बाकी पार्ट बीटा प्लेटेड शीट बना लेगी। उसके बाद अगर प्रोटीन ऐसे फोल्ड हो कि जैसे ऊन का गोला लपेटते हैं, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड होती रहे, जैसे हालो वुलन बाल, तो स्ट्रक्चर का नाम टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। ये भी क्या है, फोल्डेड प्रोटीन है, बस फोल्डिंग में फर्क आ गया है। कौन सा, 3 डायमेंशनल व्यू। एक क्वेश्चन, इसको भी इस फोल्डिंग को बनाए रखना होगा। तो पेप्टाइड बांड तो पहले से ही थे, वो रहेंगे। यहाँ देखो कौन कौन से बांड आ गए हैं, हाइड्रोजन बांड,
डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। एक बार नीट में पूछा गया है कि टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड नहीं होता है, तो हमें क्या पता कौन सा नहीं होता है, जो होता उनके नाम याद रखो। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। उस क्वेश्चन में ईस्टर बॉन्ड दिया था, ईस्टर बॉन्ड यहाँ नहीं होता है, कोई बात नहीं। सबसे खास बात यह है कि देखिए प्रोटीन प्राइमरी में भी होती है, प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है, टर्सरी में भी होती है, लेकिन हमारे शरीर में जब प्रोटीन को काम करना होता है तो इस ज्यादातर स्टेट में कौन सी स्टेट होती है? तो आंसर क्या देंगे? नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या आ जाएगी? टर्सरी। इसका ये मतलब ना निकाल लीजिएगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर काम ही नहीं आएगी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर काम नहीं आएगी। प्राइमरी भी काम आएगी, सेकेंडरी भी काम आएगी, टर्सरी भी काम आएगी। हाँ, ज्यादातर टाइम कौन सी काम आएगी? तो आंसर क्या देंगे? टर्सरी एक्टिविटी। तो क्वेश्चन पूछे टर्सरी प्रोटीन नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी पूछेगा तो आंसर क्या लगाएंगे? टर्सरी प्रोटीन। अब ध्यान सुनिएगा, अभी एक लंबी सी चेन है, वो फोल्ड नहीं है तो प्राइमरी, वो अल्फा हेलिक्स तो सेकेंडरी, वो प्लेट तो सेकेंडरी, और हालो वुलन बाल तो टर्सरी। लेकिन है तो एक ही प्रोटीन ना। जब एक प्रोटीन चेन होगी तो या तो प्राइमरी होगी या तो सेकेंडरी होगी या तो टर्सरी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई ऐसी प्रोटीन बन जाती है जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन शामिल होती हैं। एक चेन फोल्ड करके रख लिया, दूसरी चेन फोल्ड करके रख लिया, तीसरी फोल्ड करके रख लिया, चौथी फोल्ड करके रख लिया, पांचवी रख लिया। कहने का मतलब है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल गई और तब एक नई प्रोटीन बनी। उस नई प्रोटीन का नाम क्या होगा? क्वाटरनरी प्रोटीन। देखो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है फोल्डेड, ये भी फोल्डेड है, ये भी फोल्डेड है, ये भी फोल्डेड है, ये भी फोल्डेड है। ये 4 या 5 या 6 या 7 कुछ भी असेंबलेज कर ले क्या? मेनी सब यूनिट, उसी को कहते क्या है? क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी से ये मतलब ना निकाल लेना कि केवल 4 चेन जुड़ेंगे। इसी नाते हमने जानबूझ के यहाँ 5 बनाई है। मतलब अगर 2 जुड़ी होगी तो भी क्वाटरनरी हो सकती है, 3 जुड़ी होंगी तो भी क्वाटरनरी हो सकती है, 4 होगी तो भी क्वाटरनरी हो सकती है, और 10 होंगी तो भी क्वाटरनरी हो सकती है। तो क्वाटरनरी का मतलब टर्सरी के बाद कह दिया गया। यहाँ क्वाटरनरी का मतलब 4 से नहीं है। प्रोटीन विद क्या? मेनी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन, और किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को कहते क्या हो? सब यूनिट। अब सब यूनिट अरेंज कैसे करोगे? तो या तो क्यूब के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। क्यूब का मतलब जैसे ऐसे ऐसे बंडल बनाते चलेंगे चौकोर चौकोर, और या तो फिर सीट के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। अब इस व्यू को ऐसे यहाँ तक ले आइए तो देखिए एक लाइन ये बनी है, इसके बगल में दूसरी लाइन यहाँ, तीसरी लाइन यहाँ, चौथी लाइन यहाँ, पांचवी यहाँ, तो क्या हो जाएगी? सीट बन जाएगी। और ये क्यूब एक रखा है, इसको आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे। अब ऐसे क्यूब रखते चले जाइए। तो या तो क्यूब बना लीजिए, या तो प्लेट बना लीजिए, या तो चेन बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज क्या है? ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है। बस एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके 2 एग्जाम्पल हमने लिखे, ये तो एनसीईआरटी में दिया है। हम लोगों का हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है क्योंकि इसके बनने में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हैं। अब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कहो चाहे 4 ही क्या कहो, सब यूनिट कहो। अब 2 कौन सी चेन है? अल्फा, और 2 कौन सी है? बीटा, पहले से पता है। एंटीबॉडी भी एक प्रकार की क्वाटरनरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। 2 H चेन मतलब हैवी चेन, और 2 L चेन का मतलब लाइट चेन। तो आगे भी एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो वहां इसका हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ओवरव्यू क्लियर हो गया। तो सिंपल सी इतनी बात है कि अगर ऐसी कोई प्रोटीन बने जिसमें कोई फोल्ड ना आया हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी। और फोल्ड अगर आया है तो या तो वो सेकेंडरी होगा या तो वो टर्सरी। वो फोल्ड तय करेगा कि फोल्ड कौन सा है। अगर अल्फा हेलिक्स है तो सेकेंडरी, बीटा प्लेट है तो सेकेंडरी, लेकिन अगर हालो वुलन बाल अपने ऊपर फोल्ड हो गया तो टर्सरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए या टर्सरी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए नए बांड आते हैं। तो सेकेंडरी में नया कौन सा आया है? हाइड्रोजन बांड आया है। और टर्सरी में कई बांड आ गए हैं, जिसमें हाइड्रोजन बांड, डाइसल्फाइड बांड, कोवैलेंट बांड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जब कभी
छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन मिल करके एक बड़ी प्रोटीन बना लेती हैं, तो उसी का नाम क्वाटरनरी प्रोटीन कहते हैं। और क्वाटरनरी प्रोटीन में दो एग्जाम्पल याद रखना है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन और ह्यूमन एंटीबॉडी। खोलो एनसीईआरटी जरा। कह रहा प्रोटीन जैसा कि पहले से ही पता है कि क्या होते हैं, तो कहोगे हेटेरो पॉलीमर होते हैं, जिसमें क्या पाई जाएगी, तो स्ट्रिंज ऑफ अमीनो एसिड पाया जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ तक छोड़ते जाएंगे। यहाँ फिजिक्स वाले अलग स्ट्रक्चर बताएंगे, केमिस्ट्री वाले अलग बताएंगे, बायोलॉजी वाले अलग बताएंगे, उसको छोड़ दीजिए, यहाँ से शुरू करेंगे। या बहुत ज्यादा भाई मन करे तो फिजिक्स वाले किस लेवल बात करते हैं 3, और बायोलॉजी वाले किस लेवल बात करते हैं तो 4 लेवल बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मतलब पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन, मतलब कौन पहला अमीनो एसिड है और कौन दूसरा है, और कौन 10वां है, कौन 20वां है, कौन आखिरी है, इसी को हम कहेंगे क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन इमेजिन एज ए लाइन, जिसका लेफ्ट एंड क्या बताएगा फर्स्ट अमीनो एसिड, और राइट एंड क्या बताएगा लास्ट अमीनो एसिड। जो फर्स्ट अमीनो एसिड है इसको कहते हैं एन टर्मिनल, और जो लास्ट अमीनो एसिड है उसे कहते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। एक प्रोटीन जो थ्रेड है डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, बहुत देर तक ऐसे नहीं रहेगी, जल्दी ही थ्रेड क्या करेगा फोल्ड करेगा। अब कैसे फोल्ड करेगा, तो या तो ये हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड करेगा, जैसे वो रिवॉल्विंग सीढ़ियां होती हैं, रिवॉल्विंग स्टेयरकेसेस है। कह रहा केवल कुछ ही हिस्सा है जो किस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा हेलिक्स, और हेलिक्स यहाँ कौन से होंगे तो कहोगे राइट हैंडेड हेलिक्स होंगे। तो बाकी हिस्सा किस फॉर्म में जाएगा, तो बाकी हिस्सा अदर फॉर्म में फोल्ड होगा, और अदर फॉर्म यहाँ दिए हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। फिर देखो क्या लिखा है, ऐसा कोई भी जिसमें अल्फा हेलिक्स हो जाए या बीटा प्लेटेड शीट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन एडिशन लॉन्ग प्रोटीन चेन आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाए, जैसे हालो वुलन बाल, तो क्या आएगा तो कहोगे टर्सरी स्ट्रक्चर आएगा। कौन सा व्यू आएगा 3 डायमेंशनल व्यू आएगा। और टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है किसके लिए, तो कहोगे मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। यहाँ डायग्राम देख लो, ये सीधी सीधी चेन बनी है तो प्राइमरी है, यहाँ देखो ऐसे ऐसे फोल्ड हुआ है, ये अल्फा हेलिक्स है, ऐसे ऐसे प्लेट बने हैं, और ये टर्सरी है हाइड्रोजन बॉन्ड और डाई सल्फाइड। पुरानी एनसीईआरटी में देखो यहाँ बॉन्ड नहीं लिखा है, इस जगह बॉन्ड नहीं लिखा है, लिखा है हाइड्रोजन फिर लिखा है डाई सल्फाइड फिर बॉन्ड लिखा है। देख लो अपने, हमारा मुंह न देखो। हाँ क्या बॉन्ड लिखा है, बॉन्ड लिखा है तो सही है, ना लिखा हो तो आज ही छोड़ देना। सम प्रोटीन देख लो, तुम्हारी वाली एनसीईआरटी में 2 बार बॉन्ड लिखा है कि 1 बार लिखा है, 1 बार लिखा है तो किताब हमको दे दो, नई किताब खरीदो, ठीक है। हाँ, हम पुरानी किताबों की लाइब्रेरी बनाएंगे। सम प्रोटीन असेंबली हैं किसके मोर देन 1, और कहोगे क्या इनको सब यूनिट। किस मैनर में, किस मैनर में, ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ है। यहाँ जो सब यूनिट होगी वो फोल्डेड होगी, इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड होगी, उसको अरेंज कैसे करोगे तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, या तो लीनियर स्ट्रेच कर लो, या तो स्फीयर अरेंज अपॉन द इन द फॉर्म ऑफ क्यूब बना लो, या प्लेट, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन सब को हम कहेंगे क्या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 कौन होंगे एक जैसे जिनको हम अल्फा कहेंगे, और 2 कौन होंगे एक जैसे उनको हम बीटा कहेंगे। चलिए इस चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है।
हेडिंग डालिए, हेडिंग एंजाइम। बातचीत ना करें, बातचीत ना करें, इधर देखें, हेडिंग एंजाइम। सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे, अभी रटने वाली चीजें हैं, जैसे समझ में आएगा रोकेंगे। पहला सवाल ये है कि ज्यादातर एंजाइम किसके बने होते हैं? तो कहोगे प्रोटीन के बने होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन के बने होते हैं उनको प्रोटीनेशियस एंजाइम कहते हैं। एक क्वेश्चन, लेकिन 100% एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन एंजाइम भी होते हैं। जैसे यदि प्रोटीन बना हो आरएनए का या न्यूक्लिक एसिड का तो उसको हम लोग कहते हैं राइबोजाइम। जैसे बैक्टीरिया में 23S राइबोसोमल आरएनए एंजाइम का काम करता है। लिखो पहला सवाल, ऑलमोस्ट all enzyme are proteinaceous enzyme, मतलब made up of प्रोटीन। पहला सवाल, लेकिन सम एंजाइम क्या होते हैं? नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम होंगे वो नॉट, लिखते चले, मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो सवाल है कि अगर ये प्रोटीन के नहीं बने हैं तो बने किसके होंगे? तो ये बने होते हैं मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में कौन सा होता है? तो कहोगे आरएनए। और आरएनए में कौन सा होता है? तो कहोगे राइबोसोमल आरएनए। इसी नाते इन नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसके बने हैं? राइबोसोमल आरएनए के बने हैं। फिर आता है एग्जाम्पल, बैक्टीरिया में 23S राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज एंजाइम या राइबोजाइम। अब सवाल यह है कि एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, कुछ एंजाइम तो एक्सेप्शन हो गए, ज्यादातर एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो सवाल यह है कि यदि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं तो कौन सी प्रोटीन होगी? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी? तो एनसीईआरटी में जो लिखा वो याद रखिएगा, यहां तीनों होती हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी। हां, अगर चूज करना पड़ेगा तो आंसर क्या देंगे? चूज करना होगा तो आंसर टर्सरी प्रोटीन दे दीजिएगा। तो प्राइमरी प्रोटीन लिखते चलेंगे, सेकेंडरी प्रोटीन और टर्सरी प्रोटीन।
तीनों होंगे। खास बात ये। दूसरा, अगर कोई टर्सरी प्रोटीन है तो फिर क्या होगी, ये फोल्डेड होगी अपॉन इट सेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाएगी। और जब ये फोल्ड हो जाएगी तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ये मान लेते इस प्रकार से प्रोटीन ये फोल्ड हुई है, ठीक है, ऐसे फोल्ड हो जाएगी। तो यहां मिल जाएगी क्रीवाइसेज या पॉकेट। इस क्रीवाइसेज या पॉकेट को कहा जाता है एक्टिव साइट, और यही वो जगह है, प्लेस फॉर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। तो वैसे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कोई भी हो सकती है, लेकिन मेनली कौन सी होती है, टर्सरी होती है, पहला सवाल। दूसरा ये है कि टर्सरी होगी तो अपने ऊपर फोल्ड होगी, फोल्ड होगी तो कुछ ना कुछ पॉकेट बनेंगी, दरारें बनेंगी। उन पॉकेट का नाम एक्टिव साइट है, और यही वो जगह है जहां क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा। तो यदि ऐसा कोई एंजाइम है जिसमें क्या है, एक्टिव साइट है, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को कैटालाइज करेगा फास्ट रेट से। अब असली सवाल यहां ये है कि केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक कैटालिसिस। जब कोई फास्ट रेट कराता है तो उसको कैटालिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम को भी क्या कह सकते हो, एंजाइमेटिक कैटालिस्ट कह सकते हो। केमिस्ट्री में भी कैटालिस्ट पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी कैटालिस्ट पढ़ रहे हो। कैटालिस्ट का मतलब जो रिएक्शन तेजी से करवाए। अब रिएक्शन कराने वाला जो है वो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो वहां इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होगा। और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ही हो जाती है। जैसे फर्नेस होती है मेटलर्जी वाली, कितने हाई टेम्परेचर पर वहां काम हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट काम कर सकते हैं किसी भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। लेकिन जो एंजाइमेटिक कैटालिस्ट है, एंजाइमेटिक कैटालिस्ट किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पर काम नहीं करते हैं, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर देंगे तो एंजाइमेटिक कैटालिस्ट क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। कितना हाई, बस केवल 40 के ऊपर ले जाने लगेंगे। तो जैसे ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले जाने लगेंगे वैसे ही एंजाइमेटिक कैटालिस्ट क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे या इनएक्टिव हो जाएंगे। जबकि इनऑर्गेनिक वाले वो किसी भी टेम्परेचर पर काम करेंगे। तो ये भी लिख लीजिए, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट ये फंक्शन करेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड क्या, प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ये काम कर सकते हैं। जबकि अगर एंजाइमेटिक कैटालिस्ट की बात करेंगे तो ये नहीं काम करेंगे। नॉट फंक्शन एट हाई टेम्परेचर। क्यों, ये डैमेज हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर। एनसीईआरटी में लिखा कितना हाई, तो जो लिखा वही याद रखेंगे, एबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल, ध्यान से सुने। देखिए जरा, दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनका नाम होता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। अभी लिखिएगा नहीं। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर लेते हैं, इसका मतलब आप समझ लो क्या है। यदि कोई बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पर जीवित है, इसका ये मतलब भी तो है कि उसके अंदर का एंजाइम फिर काम कर रहा है। जीवित होने का मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, और अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो उसका एंजाइम हाई टेम्परेचर पर काम कर रहा होगा। तो ये एक्सेप्शन है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? तो कहोगे जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करते हैं, कितना, 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, जैसे हॉट वेंट्स पर या सल्फर स्प्रिंग पर। अब असली सवाल ये है कि ये लोग इतने हाई टेम्परेचर पर जिंदा हैं कैसे? तो इसका मतलब यह है कि इनका जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पर काम कर रहा है। ऐसा कोई भी एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर काम करेगा, मतलब हाई टेम्परेचर पर टूटेगा नहीं, उस एंजाइम को कहते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम। क्या कहते हैं? थर्मोस्टेबल एंजाइम। तो इन सब में कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? तो कहोगे थर्मोस्टेबल एंजाइम पाए जाएंगे, और जो हाई टेम्परेचर पर काम करेंगे, और यही इसी नाते ये लोग हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे? सरवाइव करेंगे। अब लिखो, ये सरवाइव करते हैं कहां? हाई टेम्परेचर, जैसे 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाई टेम्परेचर कहां मिलेगा? तो एट हॉट वेंट्स एंड क्या, सल्फर स्प्रिंग। पहला सवाल ये है, ऐसा क्यों संभव हो गया? क्योंकि इन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म के जो एंजाइम होते हैं वो रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। अब ये रिमेन एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि जो ये एंजाइम होते हैं ये थर्मो स्टेबल एंजाइम होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने में थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम। बस अब एग्जाम्पल बता दीजिए किसी एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म का। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल तो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया है, और जहां से एक एंजाइम निकलता है, कौन सा? टैग पॉलीमरेज, जो हाई टेम्परेचर पर काम करता है। तो अगर थर्मोस्टेबल एंजाइम का एग्जाम्पल पूछ लिया तो टैग पॉलीमरेज दीजिएगा। एग्जाम्पल लिख लें, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया देता है कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि एक प्रकार का थर्मल स्टेबल क्या है? एंजाइम है।
इतना पहले पढ़ लेते हैं। टैग सही तो है, टैग ही। अच्छा टैग हो गया, चलो भैया टैग ना रखो इसको, आप सही है। एंजाइम, एग्जाम में कम से कम 2 सवाल, यहां ऑलमोस्ट हटा दिया जाए बस ये गलत हो जाएगा। अगर इतना लिखा हो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, गलत। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन सही, क्योंकि कुछ न्यूक्लिक एसिड हैं जो काम करते हैं किसका, एंजाइम का, और ऐसे को कहते क्या है, राइबोजाइम। अगर हम एंजाइम को क्या करें, एक लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, हो सकता है क्या हो, प्राइमरी, और जैसे प्राइमरी होगी उसमें हमको क्या मिल जाएगा, अमीनो एसिड का सीक्वेंस मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है एंजाइम में दूसरी प्रोटीन हो, जैसे सेकेंडरी, और जैसे क्या, टर्सरी। तो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, और टर्सरी भी हो सकती है। चूज करना पड़ेगा, तब क्या लगाओगे, तब टर्सरी लगाइएगा। व्हेन यू लुक एट टर्सरी स्ट्रक्चर, यदि आप टर्सरी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये क्या हो जाती है, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ होती है, और क्रिस क्रॉस इटसेल्फ हो जाएगी, और क्या बनेगी, क्रीवाइसेज बनेगी या पॉकेट बनेगी। ऐसी एक पॉकेट का नाम एक्टिव साइट, और यही वो जगह है जहां क्या फिट होगा, सबस्ट्रेट। एंजाइम जिसमें एक्टिव साइट होगा वो कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, क्या, हाई रेट। एंजाइमेटिक कैटालिस्ट अलग होते हैं किससे, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से। क्यों, बहुत सारे अंतर हैं, ये तो लिखा है। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट अच्छे से काम कर लेगा कहाँ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, जबकि एंजाइमेटिक कैटालिस्ट डैमेज हो जाएगा कहाँ, हाई टेम्परेचर कितना, 40 के ऊपर। एंजाइम लेकिन अगर निकालो कहाँ से, उन ऑर्गेनिज्म से जो कहाँ रहते हैं, हाई टेम्परेचर, जैसे कहाँ रहते हैं, हार्ट वेंट, या कहाँ रहते हैं, सल्फर स्प्रिंग। तो ये एंजाइम स्टेबल होते हैं और रिटेन क्या, कैटालिटिक पावर, किस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर। कितना, 80 से 90। इसका मतलब है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में थर्मल स्टेबिलिटी का बड़ा महत्व है। एक ये हेडिंग है केमिकल रिएक्शन, यहाँ भी जनरल कहानी बहुत सारी लिखी है, देख लेते हैं फिर एक साथ पढ़ लेंगे इसको। सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ समझना यहाँ है नहीं। किसी भी केमिकल कंपाउंड में किसी भी केमिकल कंपाउंड में 2 चेंज होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब है कि ऐसा कोई चेंज हो जिसमें बांड ना टूटे ना बने, विदाउट ब्रेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ बांड हो। जैसे वाटर से वेपर बन जाए, वेपर से वाटर बन जाए, वाटर से आइस बन जाए, ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। तो लिखते चले, चेंज विदाउट बांड ब्रेकडाउन या फॉर्मेशन। और इसका एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर या शेप, जैसे वाटर से वेपर।
लेकिन केमिकल चेंज का मतलब होता है चेंज विद बॉन्ड ब्रेक डाउन, लिखते चले, एंड फॉर्मेशन। और इसी नाते केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होंगी, एक होगी इनऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को किससे रिएक्शन कर रहे हैं, BaOH का वोल्टेज है ना, H2SO4 से, तो क्या बना है, बेरियम सल्फेट बन गया है और क्या बन गया है, वाटर। लेकिन एक होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे हाइड्रोलिसिस की जाए किसकी, और क्या बनाया जाए, ग्लूकोज। पहले माल्टोज बनेगा फिर फाइनली ग्लूकोज बन जाएगा। ये सब ऐसे ही लिखा है, कभी कुछ नहीं पूछा गया है, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, होना क्या है। तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, तो कहोगे सबस्ट्रेट क्या बदल जाता है, प्रोडक्ट में। अब सवाल यह है कि कितना प्रोडक्ट एक निश्चित समय में बनेगा, उसी को कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन पर यूनिट टाइम। शॉर्ट फॉर्म में रेट इक्वल टू dP अपॉन dt कहते हैं। अब सवाल यह है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन, तो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है एंजाइम प्रेजेंस या एब्सेंस। अब हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या रेट पर असर है और एंजाइम का क्या रेट पर असर है। तो हो गया, तुम्हारा नाम रिकॉर्डिंग में जा रहा है। चलिए, पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो एनसीईआरटी में लिखा है, बस उतना याद रखना है। टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए कौन सा रूल है,
जनरल रूल ऑफ थंब। और ये रूल क्या कहता है कि यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज किया जाए टेम्परेचर में, तो अगर वो चेंज फेवर में होगा तो रेट डबल हो जाएगी, और अगर चेंज फेवर में नहीं होगा तो रेट आधा हो जाएगा। तो या तो रेट डबल या तो रेट आधा, कौन कहते हैं? थंब। लिखो, एवरी चेंज ऑफ कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेट क्या होगा? रेट के दो ऑप्शन हैं, या तो डबल हो जाएगा और या तो हाफ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ एंजाइम। ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब एंजाइम का क्या असर है वो समझ में आएगा। तो दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। एक होती है अनकैटालाइज्ड, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो बिना एंजाइम के होती है, और जब बिना एंजाइम के होगा तो रेट क्या होगा? स्लो होगा। रिएक्शन विदाउट एंजाइम और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। कहा इसको एग्जाम्पल समझाओ, तो कहा लो एग्जाम्पल समझ लो। रिएक्शन करा दी गई, CO2 ले लिया गया, वाटर से जोड़ दिया गया, और क्या बनाया गया? H2CO3। कितने H2CO3 बने? तो लगभग 200 H2CO3 पर आवर बने। कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। फिर दूसरी रिएक्शन होती है कैटालाइज्ड रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिएक्शन विद एंजाइम। अगर एंजाइम के साथ रिएक्शन हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट, बहुत तेज हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। वही रिएक्शन फिर कराना है। CO2 को वाटर से रिएक्शन करा दिया और H2CO3 बना लिया, और यहां लगा दिया एंजाइम। कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ऐसे केस में कितने H2CO3 बने थे? तो लगभग 6 लाख पर क्या था? पर सेकेंड था। इसका मतलब है कि इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ने रिएक्शन को कितने गुना बढ़ा दिया? तो लगभग 10 मिलियन टाइम।
इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन कितना, तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखोगे। 10 मिलियन टाइम। पहले से ही पता है ये कहां पाया जाता है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड क्या, आरबीसी। शुरू करें। अच्छा, जैसे सभी लोगों को ये पता है कि एंजाइम से रेट बढ़ जाता है, एग्जामिनर को भी पता है, तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि एंजाइम का किसी रिएक्शन में रेट बढ़ाने के अलावा भी कोई इफेक्ट है, मतलब रेट ही बढ़ाओगे कुछ और भी कराओगे, तो कहोगे हाँ इफेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन जैसे ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होता है, तो हम अलग अलग स्टेप का अलग अलग एंजाइम लगाते हैं और हमको पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन उसी पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनेगा, उसी पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा और उसी पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनेगा। कैसे, तो ऐसे याद रखोगे, पायरुविक एसिड पर एंजाइम अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज रखेंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, और अल्कोहल डिहाइड्रोजन रखेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, और लैक्टेट डिहाइड्रोजन रखेंगे तो। कहने का मतलब है एक ही सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड से, एक ही सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड से आप एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लो, उसी से लैक्टिक एसिड बना लो, उसी से इथाइल अल्कोहल बना लो, या ये कह सकते हो एक ही सबस्ट्रेट ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना लो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से अल्कोहल बना लो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना लो। ये प्रोडक्ट क्यों चेंज हो रहे हैं जबकि सबस्ट्रेट तो ग्लूकोज ही है। तो सेम सबस्ट्रेट से अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकता है, क्या बदल के, एंजाइम बदल के। तो एंजाइम का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंजाइम क्या चेंज करा सकता है, रेट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ रेट ही नहीं चेंज कराएगा, वो प्रोडक्ट ही चेंज कर देगा। आप एंजाइम बदलो, प्रोडक्ट क्या हो गया, बदल गया। क्लियर है, लिख लो। एंजाइम अगर आप चेंज कर दो तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ले लिए, इसी से बना लिए पायरुविक एसिड, और इसी से बना लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये कौन सी कंडीशन है, तो ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, नहीं है। लेकिन अगर एन एरोबिक कंडीशन हो गई तो इसी ग्लूकोज से क्या बनाओ, पायरुविक एसिड, और फिर इसी से क्या बना लो, लैक्टिक एसिड। ये कौन सी कंडीशन है, एनाएरोबिक कंडीशन में तो ये होता है। और एनाएरोबिक कंडीशन कहां हमको मिल जाती है, मसल में मिल जाती है, वहां भी तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसी ग्लूकोज से क्या बना लो, पायरुविक एसिड, और से बना लो क्या, इथाइल अल्कोहल। ये भी किस कंडीशन में होती है, एनाएरोबिक कंडीशन। होती किस में है, ईस्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि आप एंजाइम बदल बदल के क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो एक ही सबस्ट्रेट से। तो क्या एंजाइम का सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर ही असर है, कहोगे ऐसा नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इस पर भी असर है।
चलो इतनी कहानी पहले देख लेते हैं। अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं एंजाइम को, तो पहले समझें किसी केमिकल रिएक्शन को। केमिकल कंपाउंड में दो चेंज होते हैं, कौन सा? फिजिकल अंडरलाइन करिएगा, सिंपली रिफर टू द चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, और इसको फिजिकल प्रोसेस कहोगे। लेकिन फिजिकल प्रोसेस का मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आइस से वाटर से वेपर बना लो। फिजिकल प्रोसेस के साथ हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रोसेस हो जहां क्या हो जाए, बॉन्ड टूट जाए या बॉन्ड बन जाए, तो इनको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला बेरियम सल्फेट में ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, ऐसे ही हाइड्रोलिसिस करो स्टार्च का किसमें? ग्लूकोज में, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, यहां से शुरू हुआ है। रेट ऑफ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। इसको कैसे कहोगे? डीपी अपॉन डीटी। रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं यदि डायरेक्शन क्या हो? स्पेसिफिक। रेट किस पर प्रभावित होगा? तो रेट देखो, रेट का सबसे मेन है क्या? टेम्परेचर, और दूसरा अदर फैक्टर लिखा है, और अदर फैक्टर में है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एंजाइम। कौन सा रूल है? जनरल रूल ऑफ थंब क्या कहता है? या तो रेट क्या कर लोगे? डबल, या तो क्या कर लोगे? हाफ कर लोगे। कब? 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज। लिखा है कैटालाइज्ड रिएक्शन बहुत फास्ट रेट से, किसकी तुलना में? अनकैटालाइज्ड। क्योंकि जब एंजाइम कैटालिस्ट करता है रिएक्शन को, तो रेट क्या हो जाता है? बहुत तेज हो जाता है उसी अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। जैसे यही रिएक्शन कराई गई है, अगर कैटालिस्ट नहीं है तो अनकैटालाइज्ड कहोगे, और अगर एंजाइम है तो कैटालाइज्ड कहोगे। नहीं है तो कितने बनेंगे? इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम रिएक्शन क्या होगी? बहुत स्लो। कितना? 200 मॉलिक्यूल बनेंगे, वो कितनी देर में? 1 घंटे में। लेकिन अगर एंजाइम यूज कर लो जो कहां प्रेजेंट है? विद इन द साइटोप्लाज्म, कॉल्ड क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और स्पीड ऑफ ड्रामेटिकली कितना हो जाएगी? 6 लाख मॉलिक्यूल, वो भी कितनी देर में? 1 सेकेंड। मतलब रेट कितने गुना बढ़ गया? 10 मिलियन टाइम। कह रहा पावर क्या है? अतुलनीय है। अच्छा, कह रहा बहुत प्रकार के एंजाइम हम लोगों के शरीर में होते हैं, किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन को कहते क्या है? तो इसको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। जैसे ग्लूकोज से क्या बनाया? पायरुविक एसिड बनाया। यहां सवाल नहीं आएगा। जब कभी मेटाबॉलिक पाथवे होती, जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया गया, तो कितने एंजाइम? 10 स्टेप, तो 10 एंजाइम होंगे ही। कह रहा अगर आप इसको स्टडी करेंगे चैप्टर 12 में, तो आप समझेंगे क्या कि अगर 1-2 एक्स्ट्रा स्टेप कर लिए जाएं, 1 या 2 क्या कर लिए जाएं? एडिशनल रिएक्शन कर लिए जाएं, तो क्या चेंज हो जाएगा? मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। जैसे अगर अल्कोहल बनाना है तो कुल कितने स्टेप हो जाएंगे? 11 की 12। अल्कोहल बनाने में 12 स्टेप हो जाएंगे, और लैक्टिक एसिड में 11, और पायरुविक एसिड तक 10। कह रहा है स्केलेटल मसल में एनारोबिक कंडीशन में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में क्या बनता है? पायरुविक एसिड। और यही ग्लूकोज से ईस्ट में जब फर्मेंटेशन होता है तो क्या बन जाता है? इथेनॉल। इसका मतलब इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। चलो ये खत्म हो गया। मेन हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ हाई रेट, मैकेनिज्म ऑफ हाई रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हाई रेट ऑफ रिएक्शन बाय एंजाइम। mechanism of high rate of reaction. Mechanism of high rate of reaction
बाई एंजाइम। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हाई कर लेता है, आप कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे सबस्ट्रेट कहेंगे, और जो बनेगा उसे प्रोडक्ट कहेंगे। किसी सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन होगा वो केमिकल रिएक्शन होगा। और हम चूंकि पढ़ रहे हैं एंजाइम का असर, तो यहां कोई ना कोई एंजाइम काम कर रहा होगा, और जो एंजाइम यहां काम कर रहा होगा उसमें टर्सरी प्रोटीन होगी। और अगर टर्सरी प्रोटीन होगी तो इसमें एक्टिव साइट होगा। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एंजाइम है, ठीक है, तो एंजाइम की जो ये जगह है इसको कहेंगे एक्टिव साइट। और यही वो जगह जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। ये जगह कौन सी है, एक्टिव साइट, और ये क्या है, सबस्ट्रेट। अभी लिखो नहीं, देख लो फिर आराम से लिखिएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एंजाइम रेट बढ़ाएगा, क्योंकि एंजाइम के पास क्या है, एक्टिव साइट, और यहीं पर बाइंड होगा क्या, सबस्ट्रेट। तो जरा इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये है एंजाइम और इसके साथ क्या बाइंड कर गया, तो कहोगे सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा। जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ेंगे वैसे बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बांड बनेंगे, बांड टूटेंगे, बांड बनेंगे और बांड टूटेंगे, और अंततः बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फिर इसके आगे क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में हो क्या रहा है कि पहले मान लेते हैं कि ये एंजाइम है, इस एंजाइम में एक्टिव साइट है, ये मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट है, तो होगा क्या, ये मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट है, तो थोड़ी देर बाद हमको हाल ये देखने को मिलेगा कि अभी भी ये एंजाइम है, ऐसे इसमें एक्टिव साइट है, और यहीं क्या फिट हो जाएगा, सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर बाद स्थिति बदल जाएगी, एंजाइम अभी भी वही रहेगा, इस टाइप का एंजाइम रहेगा, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इस जगह जो स्ट्रक्चर नया जुड़ जाएगा, ये कौन सा है, ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है, एंजाइम। ये क्या है, सबस्ट्रेट, ये क्या है, एंजाइम, ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर बांड टूटेंगे, बांड बनेंगे तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इस पूरी प्रोसेस में ये स्टेप बहुत काम का है। इसका जो फॉर्मेशन है वो ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य है, बनेगा ही बनेगा, और जब ये बनेगा तो ये भी कन्फर्म बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट बन जाएगा। इतना लिखो पहले। और है यहाँ
कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स परमानेंट बन जाएगा कि टेम्परेरी। और अगर कोई चीज टेम्परेरी बने उसको ट्रांजिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांजिएंट। थोड़ी देर के लिए बनेगा, परमानेंट नहीं बनेगा। उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो ऑब्लिगेटरी भी है और ट्रांजिएंट भी है। देखें, अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं, अब समझने लिख लिया, अब लिखना नहीं, केवल सुनना है। अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और ये काम कौन करवाता है? तो ये एंजाइम कराएगा तो बहुत फास्ट होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब कभी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराते हैं तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। ऐसा होता है कि सबस्ट्रेट की एक स्टेज बनती है जिसका नाम ट्रांजिशन फेज होता है। सबस्ट्रेट पहले उस ट्रांजिशन फेज में कन्वर्ट होता है और फिर ट्रांजिशन फेज ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सीधे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा थ्रू द ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज का जो बनना है वो ऑब्लिगेटरी है, बनेगा ही बनेगा। मतलब अगर नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कैसे? देखो, तो होता क्या है कि कोई भी सबस्ट्रेट जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसके पास उसकी अपनी एनर्जी होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और ये लो होती है। जब तक उसकी एनर्जी लो रहेगी वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप इसकी एनर्जी बढ़ाइए, इसको आप एनर्जी दीजिए। तो जैसे आप इसको एनर्जी दोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये एक्टिव होता जाएगा और एक समय इसकी बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जैसे ही बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सबस्ट्रेट ही है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट में। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कहोगे ट्रांजिशन फेज से कन्वर्ट होगा, और ये वो फेज है जिसकी बहुत हाई एनर्जी। जब किसी की एनर्जी बहुत हाई होती है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और इसी नाते थोड़ी देर के लिए बनेगा तो क्या कहोगे? ट्रांजिएंट। तो कहोगे हाई एनर्जी फेज, कहोगे ट्रांजिएंट फेज, कहोगे अनस्टेबल फेज का नाम क्या है? तो आंसर देंगे ट्रांजिशन फेज ऑफ सबस्ट्रेट। और इसका बनना क्या है? ऑब्लिगेटरी, मतलब आवश्यक है, बनेगा ही। इतनी एनर्जी हाई हो गई है कि कुछ बांड टूटेंगे, कुछ बांड बनेंगे और जल्दी हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक खास बात। दूसरा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो ट्रांजिशन फेज और प्रोडक्ट की एनर्जी की तुलना करेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगी? लो। और ट्रांजिशन फेज और सबस्ट्रेट की भी तुलना करेंगे तो क्या मिलेगी? लो। कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन फेज की एनर्जी सबस्ट्रेट से भी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट से भी ज्यादा होती है। हम इनकी दोनों तुलना नहीं कर रहे हैं, हम इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, इसकी तुलना इससे कर रहे हैं। क्या सुना? फिर से सुनते हैं तो ध्यान से। जब कभी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, बीच में एक फेज बनती है जिसका नाम ट्रांजिशन फेज होता है और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मतलब सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दौरान अति आवश्यक रूप से क्या बनेगा? ट्रांजिशन फेज बनेगा, पहला सवाल। दूसरा, ट्रांजिशन फेज ऑफ सबस्ट्रेट और पहले के सबस्ट्रेट में कंपेयर करेंगे तो एनर्जी का अंतर होगा। ट्रांजिशन फेज की एनर्जी ज्यादा होगी, इसी नाते वो अनस्टेबल होगा, इसी नाते वो ट्रांजिएंट होगा।
लेकिन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसी नाते प्रोडक्ट की भी एनर्जी इसकी तुलना में क्या होगी, लो। ठीक, अब कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे वो समझना है। इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है और मान लेते हैं कि ये 10 किलोवाट एनर्जी इसके पास है। इसकी एनर्जी बढ़ा करके 50 किलोवाट कर दी गई। एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो 10 से 50 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब प्रोडक्ट बना तो कुछ एनर्जी निकल गई। अब कितनी निकल गई, तो ध्यान से देखिए, हो सकता है कि 45 किलोवाट एनर्जी निकल गई। तो प्रोडक्ट के पास बची कितनी, 5 किलोवाट। एक ऑप्शन ये है। फिर देखिएगा, इसके पास 10 किलोवाट एनर्जी थी, इसको बढ़ा के 50 तक ले गए। जब प्रोडक्ट बनना हुआ तो 45 किलोवाट एनर्जी निकल गई। तो प्रोडक्ट के पास बची कितनी, 5। ये बताओ खर्चा कितनी हुई थी यहाँ, 40, और निकली कितनी, 45। तो नेट एनर्जी निकली है कि गई है, नेट एनर्जी निकली है। इसी नाते इसको कहते क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। खर्चा कितना हुआ, 40 का, और मिल कितनी गई, 45। तो 5 का फायदा हुआ ना। इसी नाते इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या इसी को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। इस केस में अगर हम इन दोनों की एनर्जी की तुलना करें तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। लेकिन सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ट्रांजिशन फेज। क्योंकि यहां कौन सी फेज होगी, यहाँ कौन सी फेज होगी, ट्रांजिशन फेज। फिर देखते हैं, मान लेते हैं सबस्ट्रेट है, 10 किलोवाट एनर्जी है, इधर हम लोगों ने 40 दिया और ये कहाँ पहुंच गया, 50 किलोवाट पे पहुंच गया। लेकिन देखो इधर से केवल 30 किलोवाट निकल गई। तो बताओ प्रोडक्ट के पास कितनी बची, तो प्रोडक्ट के पास 20 बची है। अब ध्यान से सुनिएगा, खर्चा कितना हुआ, 40 का, और निकली कितनी, 30। तो 10 का घाटा हुआ ना, 10 जो गई है। इसी नाते इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन या एनर्जी रिक्वायरिंग। इस केस में एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है। तो घुमा फिरा करके बात यह है कि जब रिएक्शन हो जाएगी तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी का कंपेयर करेंगे। यदि सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो एक्सोथर्मिक, और यदि सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है तो एंडोथर्मिक। लेकिन रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक करा लो और रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक करा लो, दोनों में क्या बनेगी, तो दोनों में क्या बनेगी, ट्रांजिशन फेज बनेगा, जिसकी एनर्जी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों से क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक? जितना सुनाए हैं फिर से सुनते हैं, यहाँ क्वेश्चन डिजाइन बहुत हो जाते हैं आराम से। जब कभी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, सबस्ट्रेट एक फेज में जाएगा जिसका नाम ट्रांजिशन फेज होगा। ट्रांजिशन फेज की एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी, इसी नाते वो अनस्टेबल होगा और इसी नाते वो जल्दी ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब वो ट्रांजिएंट होगा। लेकिन उसका बनना बहुत जरूरी है, क्या है, ऑब्लिगेटरी। फिर जब सबस्ट्रेट ट्रांजिशन फेज में जाएगा तो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, उसके बाद वापस जब प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। तो जब एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी निकलेगी उसका तुलना करेंगे। जैसे यहाँ दिए थे 40 और निकल गई 45, इसका मतलब जितना दिए थे उससे ज्यादा, तो फायदा हुआ ना, एनर्जी निकलेगी तो क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक। और अगर एनर्जी निकल गई है तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम बचेगी। दूसरा, दिए थे 40, निकली कितनी, 30, इसका मतलब ज्यादा घाटा हो गया है, एनर्जी लग गई है, तो क्या कहोगे, एंडोथर्मिक। अब निकली कम है तो एनर्जी है कहाँ, तो अगर निकली कम है तो एनर्जी किसके पास है, प्रोडक्ट के पास है। तो जब कभी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी तो सबस्ट्रेट से, तो क्या कहोगे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। यहां तक बिल्कुल क्लियर। चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो और चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो,
दोनों केस में क्या बनेगा, ट्रांजिशन फेज, जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाई। तो दोनों केस में पहले क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। इसी एनर्जी का नाम एक्टिवेशन एनर्जी है। अभी लिखो नहीं, ऐसी एनर्जी जो किसी सबस्ट्रेट को दी जाए और उससे कहा जाए कि आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाओ, तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसका नाम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो कहोगे अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू सबस्ट्रेट, जिससे सबस्ट्रेट कहां चला जाए, ट्रांजिशन फेज में चला जाए और किसमें कन्वर्ट हो जाए। या इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या निकाल सकते हो, तो देखो दूसरी डिफिनेशन क्या है, इसकी और इसकी एनर्जी के बीच जो अंतर है वही तो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच, सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन फेज इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तो बिल्कुल साफ साफ सब लिखा ही है, तो 2 लाइनें केवल लिख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो कहोगे अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू किसको, सबस्ट्रेट टू मेक क्या, हाई एनर्जी, कौन सा फेज, ट्रांजिशन फेज, टू गेट, फाइनली क्या मिलना है, टू गेट प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रांजिशन फेज जो हाई एनर्जी वाला है उसको बनाने में या वहां तक पहुंचाने में जो एनर्जी लग गई उसका नाम एक्टिवेशन एनर्जी। डिफिनेशन बदल देते हैं, एनर्जी डिफरेंस किसके किसके बीच, बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन फेज, क्या कहोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एक और खास बात, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता किस रिएक्शन में होती है, एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में। एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता किस में होती है, एक्सोथर्मिक में कि एंडोथर्मिक। तो भैया देखो यहां से यहां तो ले ही जाना पड़ेगा ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर बोथ क्या, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और क्वेश्चन बता दो, ट्रांजिशन फेज की एनर्जी किससे ज्यादा होगी, सबस्ट्रेट से कि प्रोडक्ट से कि दोनों से। तो ट्रांजिशन फेज की एनर्जी ऑलवेज मोर देन क्या, सबस्ट्रेट एंड क्या, प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन फेज ऑलवेज मोर देन किससे, सबस्ट्रेट एंड क्या, प्रोडक्ट। अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट
कि आपस में तुलना की जाए तो अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और सबस्ट्रेट की कम है प्रोडक्ट की ज्यादा है तो एंडोथर्मिक। उससे कोई मतलब नहीं, रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो और चाहे एंडोथर्मिक हो, हमको फाइनली चाहिए क्या? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी की दो डिफिनेशन, ये लाइन एनसीईआरटी की है, ये बना के लिख दिया है कि किसी भी सबस्ट्रेट को एनर्जी दो कि कहां पहुंच जाए, हाई एनर्जी ट्रांजिशन फेज में पहुंच जाए और जिससे प्रोडक्ट बन जाए। यहां तक हो गया? बैक करें, लिखो भैया। जरा देख लो फिर लिख लीजिएगा। इधर देखें, जैसे मान लेते हैं कि इस जगह पर सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी है तो यहां लिखा हुआ है सबस्ट्रेट, यहां लिखा हुआ है प्रोडक्ट। ये बताओ एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो क्या हो जाएगा, और इधर की तरफ कौन सा है एनर्जी, और इधर की तरफ टाइम होगा या रेट होगा। जरा ध्यान से देखिए, इधर देख लीजिए जरा, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये क्या है? ये क्या है? ट्रांजिशन फेज है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि सबस्ट्रेट की एनर्जी का जो लेवल है और ट्रांजिशन फेज की एनर्जी का जो लेवल है, इसके बीच का जो अंतर होता है उसे कहते क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन फेज। ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम। एक और ग्राफ बना लेते हैं। ये जो डिफरेंस है ये भी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है विद। अभी लिखो नहीं, जरा देख लो, डायग्राम तो आप बना ही लोगे। हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब ये इस वाला रिएक्शन ये हो रही है तो बताओ ट्रांजिशन फेज बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है भाई। जैसे ही एनर्जी हाई हुई होगी उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन फेज। बस फर्क देख लो। जैसे मान लेते हैं कि अभी सबस्ट्रेट की एनर्जी 10 किलोवाट पे है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, और ट्रांजिशन फेज की एनर्जी 50 किलोवाट है और प्रोडक्ट की एनर्जी 5 किलोवाट है। तो 10 किलोवाट से 50 किलोवाट तक ले जाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी होगी? 40 देनी होगी। तो 40 एक्टिवेशन एनर्जी तो हुई। फिर थोड़ी देर बाद देखो क्या हुआ। अभी क्या हुआ, जब रिएक्शन कराया गया एंजाइम से तो ट्रांजिशन फेज की एनर्जी घट के हो गई है 30। तो कितना देना पड़ा होगा? केवल 20 ही तो देना पड़ा होगा। कंक्लूसिव लाइन सुने, जब कभी किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हाई एनर्जी वाला ट्रांजिशन फेज बनता है, लेकिन वो कितना हाई एनर्जी होगा? अगर वो बहुत हाई एनर्जी होगा तो वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर वो बहुत हाई नहीं होगा वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे पहले कहा 50 चाहिए तो भाई 10 से 50 जाने में 40 खर्चा करके पहुंचना पड़ेगा। फिर इसने कहा नहीं हमको 30 दे दो, तभी हम क्या बना देंगे?
प्रोडक्ट बना देंगे। तो भाई 10 से 30 जाना क्या है, आसान होगा। तो एंजाइम सिर्फ एक काम करता है, ट्रांजिशन फेज की एनर्जी के लेवल को क्या लाता है, नीचे ले आता है। पहले ट्रांजिशन कह रहा था कि हमको 50 चाहिए, उसको मना के कहां लाया है, 30 पे। अब अगर 30 पे ले आए हो तो 30 पे जल्दी पहुंचोगे कि 50 पे जल्दी पहुंचोगे? तो अगर 30 पे जल्दी पहुंचोगे तो प्रोडक्ट भी तो जल्दी बनेगा। इसी नाते एंजाइम से प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है, रेट क्या करता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जो पार है किसका, ट्रांजिशन फेज का, उसको क्या हो जाएगा, नीचे ले आएगा। तो अगर कंक्लूजन निकालें तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी और बाद की एक्टिवेशन एनर्जी में देखें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लो है। एंजाइम किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, एसर्शन, रीजन। तो रीजन सिर्फ इतना है कि एंजाइम घटा देते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, या एंजाइम घटा देते हैं उस एनर्जी लेवल को जो कौन डिमांड कर रहा था, ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन फेज पहले कह रहा था कि हमको 50 किलोवाट एनर्जी चाहिए, उसको घटा के कितने पे ले आए, 30 किलोवाट। तो जैसे घटा के ले आओगे तो वहां जल्दी पहुंच जाओगे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई विदाउट एंजाइम, और एक्टिवेशन एनर्जी लो विद क्या, एंजाइम। इसी नाते यहां क्या होगा, स्लो रेट, और यहां क्या होगा, फास्ट रेट। बना लो। एंजाइम brings high rate of reaction। क्यों, एंजाइम रिड्यूस कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी, या रिड्यूस कर देता है एनर्जी बार ऑफ ट्रांजिशन फेज। बात एक ही है, ट्रांजिशन फेज का एनर्जी बार घटा देगा तो ट्रांजिशन फेज जल्दी पहुंच जाएंगे, तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। ट्रांजिशन फेज की एनर्जी का बार ज्यादा होगा तो वहां पहुंचने में टाइम लगेगा, तो प्रोडक्ट भी देर में बनेगा। प्रोडक्ट जल्दी बने तो रेट ज्यादा, और प्रोडक्ट देर में बने तो रेट कम। रिड्यूस कर देगा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एनसीईआरटी वालों ने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आए ना, ठीक है, पूरी कोशिश की गई है कि आप परेशान रहो। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी क्या, एंजाइम लिटिल मोर। क्या हम लोग पहले ही समझ चुके हैं क्या, एक्टिव साइट, केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन refers to a reaction chemical which is convert into product is called substrate। hence enzyme, इसमें प्रोटीन हो और प्रोटीन में क्या हो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, तो वहां क्या मिलेगा, एक्टिव साइट। ये कन्वर्ट कर देगा सबस्ट्रेट को किसमें, प्रोडक्ट में। सिंबल एस को पी में। इट इज नाउ अंडरस्टैंड दैट क्या, सबस्ट्रेट को बाइंड करना पड़ेगा किससे, एंजाइम से। वही कहानी बार बार रिपीट हो रही है। एक्टिव साइट जो कि क्या है, क्लेफ्ट या पॉकेट। सबस्ट्रेट डिफ्यूज हो जाएगा किधर की तरफ, एक्टिव साइट की तरफ। ये देखो लिखा है, अंडरलाइन करो, ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन। पैक हो गया बैग, ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन किसका,
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसमें ई क्या है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिर हाईलाइट करो ट्रांजिएंट फिनोमेना है ड्यूरिंग द स्टेट, जहां सबस्ट्रेट, क्या कर रहे हो भैया, सबस्ट्रेट बाउंड करेगा किससे, एंजाइम से, कहां पर, एक्टिव साइट, ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। ये जरा ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन फेज सबस्ट्रेट की है कि प्रोडक्ट की है, कि अलग ही है, अलग नहीं, वो सबस्ट्रेट ही है, बस सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ गई है। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। बहुत जल्दी आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड टूटना या बॉन्ड बनना कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, कहां से, एक्टिव साइट। कह रहा दूसरी भाषा में ये कहेंगे कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। द पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट मस्ट गो थ्रू, मस्ट गो मतलब ऑब्लिगेटरी है, मस्ट गो थ्रू क्या, तो ट्रांजिशन। वही कहानी रिपीट की, मतलब अगर ढंग से लिखा जाता तो ये 4 लाइनों में लिखा होता, लेकिन कह रहा है इसी दूसरी भाषा में कहेंगे, दूसरे वर्ड में कहेंगे, उसे घुमा रहे हैं केवल। देयर कुड भी, हो सकता है एक से ज्यादा स्ट्रक्चर भी मिल जाए, मतलब ट्रांजिशन स्टेट हो सकता है कई मिल जाए, बिटवीन क्या, स्टेबल सबस्ट्रेट एंड स्टेबल प्रोडक्ट। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज फैक्ट दैट जितने भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेंगे वो सब के सब स्टेबिलिटी का रिलेशन किससे है, एनर्जी से है। Hence we look at this picturely through a graph, ग्राफ देख लो, y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोग्रेस को। प्रोग्रेस रिप्रेजेंट प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन टू ए स्टेट थ्रू द, किसके थ्रू बनेगा, फिर वही कहानी रिपीट हो गई, ट्रांजिशन। यू विल नोटिस 2 थिंग, आपने कहा 2 चीजें आपने नोटिस की होंगी, दो कहां से नोटिस कर ले गए, डायग्राम एक बना है, एक्सोथर्मिक वाला, एंडोथर्मिक वाला कहां से नोटिस कर लिया, क्या, एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच एनर्जी लेवल का केवल एक ही डायग्राम बना है, दूसरा वाला तो हमने आपको बताया है। अगर P कहां हो, लोअर देन सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है, मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। तो क्या नहीं चाहिए, नॉट नीड सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग, हीटिंग नहीं चाहिए। हाउ वेदर इट इज एक्सोथर्मिक है या इसका दूसरा नाम स्पॉन्टेनियस, और ये एंडोथर्मिक है या एनर्जी रिक्वायरिंग है, सबस्ट्रेट को किससे गुजरना पड़ेगा, तो कहोगे हाई एनर्जी स्टेट, जिसका नाम 5वीं बार लिखे हैं, ठीक है, कहां से गुजरना पड़ेगा, हाई एनर्जी वाले ट्रांजिशन स्टेट से। फिर ये लाइन है, आप कंक्लूजन बता रहे हैं, डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी, किसके, सबस्ट्रेट और कहां से, ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड। तो डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई है, तो उसकी हाई हो कैसे गई, उसको दी गई है, तो जितनी एनर्जी दे करके आप हाई बनाओगे उसी का नाम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम ब्रिंग डाउन, घटा देता है, दिस एनर्जी बैरियर, जितनी एनर्जी देनी पड़ती थी उसको घटा देता है, मेक ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी। तो जो हमने आपको बताया उससे याद रखिएगा, यहाँ पूरा प्रयास किया गया है कि आप कंफ्यूज होकर के घूमें। 7-8 क्वेश्चन याद रखेंगे, एक लेक्चर का बचा है, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे, रियल हेडिंग ये है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, और सबसे आखिरी हेडिंग कौन सी है, को फैक्टर। अगले लेक्चर पर कंप्लीट हो जाएगा।